शुरुआत में हम ईजे नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि डेथ के सामने खड़ा होता है। यहाँ ईजे डेथ से अपनी गलती पूछ रहा था। इस पर डेथ उससे कहती है कि तुम्हारी गलती यह है कि तुमने मौत को अपने समय से पहले ही बुला लिया है। इतना बोलकर डेथ ईजे के सर में एक गोली मार देती है और अगले ही सीन में हम ईजे को एक प्लेन से गिरता हुआ देखते हैं जो कि अभी भी जिंदा था। अब इसके बाद कहानी 7 साल पीछे जाती है, जहाँ ईजे अपने कॉलेज खत्म होने से पहले एक बहुत बड़ी कंपनी तेकांग में इंटरव्यू देने जा रहा था। यही ईजे की गर्लफ्रेंड जीसू ईजे को कॉल करती है और ईजे को इंटरव्यू के लिए बेस्ट ऑफ लक बोलती है। दोनों काफी खुश होते हैं। ईजे जीसू की कॉल काटकर कंपनी के अंदर जाने लगता है। तभी सड़क पर एक आदमी भागता हुआ आता है और रोड के बीच में जाकर खड़ा हो जाता है और अगले ही पल उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वो आदमी ईजे के पास आकर गिरता है। ईजे उसे देखकर चौंक जाता है। ईजे उसे उठाने की कोशिश करता है। तभी वो आदमी ईजे से कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन वो ईजे से कुछ बोल पाता इससे पहले ही उसकी डेथ हो जाती है। ईजे ये सब देखकर काफी डर जाता है और इसी वजह से जब वो इंटरव्यू देने जाता है तो ईजे उस आदमी के बारे में सोचकर सवालों का जवाब भी नहीं दे पाता, जिस वजह से अब ईजे को इस कंपनी में नौकरी भी नहीं मिलती। अब अगले 7 सालों तक ईजे को कोई भी नौकरी नहीं मिल पाती। वो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए दिन रात काम करता है और कई दूसरी कंपनीज में भी जॉब के लिए अप्लाई करता है, पर उसे कोई भी जॉब नहीं मिल पाती। लेकिन फिर 7 सालों बाद ईजे को फिर से उसी कंपनी तेकांग में इंटरव्यू देने का मौका मिलता है। यहाँ कंपनी का सीईओ पार्क नाम का एक आदमी होता है जो कि ईजे का इंटरव्यू लेता है। ईजे इंटरव्यू देने के बाद काफी खुश होता है। उसे लगता है कि इस बार तो उसकी जॉब इस कंपनी में लग जाएगी। अब तभी ईजे के पास उसके एक दोस्त की कॉल आती है जो कि ईजे को बताता है कि जिस मार्केट में तुमने अपने पैसे इन्वेस्ट किए थे वो आदमी पैसे लेकर भाग गया है। ये सुनने के बाद ईजे उस आदमी के घर जाता है जिसने उसके पैसे उस मार्केट में इन्वेस्ट करवाए थे। यहाँ ईजे को कोई भी नहीं मिलता। ये देखकर ईजे को बहुत गुस्सा आने लगता है और वो उस आदमी के दरवाजे को एक फायर एक्सटिंग्विशर से तोड़ने लगता है और बहुत रोता है। यहाँ ज्यादा शोर शराबा होने की वजह से अब ईजे को पुलिस पकड़ लेती है। ईजे पुलिस को सब कुछ बताता है और उस आदमी को ढूंढने के लिए कहता है, पर पुलिस ऑफिसर ईजे से कहता है कि जिस मार्केट में तुमने पैसे इन्वेस्ट किए थे उसमें फायदा और नुकसान दोनों ही हो सकते थे, और अब जब तुम्हें नुकसान हो गया है तो इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये पुलिस ऑफिसर उस आदमी को ढूंढने से मना कर देता है और ईजे को वार्निंग देकर छोड़ देता है। ये सब सुनकर ईजे अपने पैसे डूब जाने की वजह से बहुत उदास होता है। इसके बाद ईजे अपने घर जाने लगता है। तभी उसे रास्ते में जीसू दिखाई देती है जिसे एक लड़का कुछ फ्लावर्स दे रहा था। ये देखकर ईजे और दुखी हो जाता है। ईजे को लगता है कि जीसू ने नया बॉयफ्रेंड बना लिया है। ईजे जीसू के पास जाता है। यहाँ जीसू ईजे को एक एनवलप देती है और कहती है कि मुझे पता है तुम इंटरव्यू देने की वजह से अपने काम पर नहीं जा पाए थे, इसीलिए ये पैसे रख लो। उस एनवलप को लेकर ईजे जीसू से पूछता है कि वो लड़का कौन था, क्या वो तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड है। ईजे अंदर से काफी दुखी होता है और अब वो जीसू से कहता है कि क्या मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूं, क्योंकि तुम्हें अच्छा नहीं लगता होगा मेरे जैसे लड़के के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद करना। यहाँ जीसू ईजे की हालत को समझ रही थी, इसीलिए जीसू उसकी बातों का बुरा नहीं मानती और उसे कहती है कि तुम और मेहनत करो, फिर हम दोनों शादी करके साथ रह सकते हैं। लेकिन ये सब सुनकर अब ईजे को और भी गुस्सा आ जाता है। वो जीसू से कहता है कि मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन मेरे दिन रात मेहनत करने के बाद भी मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता। ईजे जीसू का वही एनवलप उसे वापस कर देता है और अपना रिश्ता जीसू से हमेशा के लिए खत्म करता है और यहाँ से चला जाता है। ईजे बारिश में भीगता हुआ अपने घर पहुंचता है, जहाँ पर उसके मालिक ने किराया न देने की वजह से उसका सारा सामान कमरे से बाहर रख दिया होता है और अब ईजे का सारा सामान बारिश में भीग जाता है। ईजे ये सब देखकर बहुत दुखी होता है। अगली सुबह ईजे को उसी कंपनी तेकांग से मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि इस बार भी ईजे को वहां जॉब नहीं मिली। ये खबर पढ़ने के बाद अब ईजे के दुखों की कोई भी सीमा नहीं रहती। वो रोने लगता है। उसे लगता है कि उसका सब कुछ अब बर्बाद हो गया और अब बस मौत ही बची है जो कि उसका ये दर्द कम कर सकती है। इसके बाद ईजे एक नोट लिखता है और अपनी बिल्डिंग से नीचे कूद कर लेता है। तभी हम देखते हैं कि उसके पास उसकी मॉम की कॉल आ रही थी, लेकिन ईजे ने अपनी मॉम की कॉल नहीं उठाई। अब मरने के बाद अगले सीन में ईजे अपने आप को एक प्लेन के अंदर पाता है और ईजे अपने फेस को देखता है तो ये उसका नहीं बल्कि किसी और आदमी का चेहरा होता है। ये सब देखकर ईजे बहुत घबरा जाता है और उसे इस सब के बारे में कुछ भी समझ नहीं आता। तभी उसके सामने एक लड़की आती है जिसका नाम डेथ होता है। वो ईजे का लिखा हुआ नोट पढ़ रही थी और वो ईजे को बताती है कि मैं मौत यानी कि डेथ हूँ और तुमने अपने मरने के समय से पहले ही मुझे मांगकर मेरा मजाक उड़ाया है। डेथ ईजे को अपनी शक्ति से एक नर्क जैसी जगह पर ले जाती है और बताती है कि तुमने मेरा मजाक उड़ाया, इसीलिए अब मैं तुम्हें सजा दूंगी। वो ईजे को एक समुद्र में फेंक देती है जिसके अंदर अजीब अजीब से मॉन्स्टर्स उसे खाने लगते हैं। तभी ईजे अपने आप को फिर से प्लेन के अंदर उसी आदमी के शरीर में पाता है। यहाँ अब डेथ ईजे को बताती है कि गॉड ने सभी इंसानों को सिर्फ एक बार ही मरने का अधिकार दिया है और तुमसे अब वो अधिकार छीन लिया गया है।
वो बताती है कि अब तुम्हारी आत्मा 12 लोगों के शरीर के अंदर जाएगी जो कि मौत के करीब होंगे और तुम 12 बार मरने का एहसास करोगे। लेकिन अगर तुमने उन इंसानों में से किसी एक की भी मौत को टाल दिया तो तुम उसके ही शरीर में रहकर अपनी पूरी जिंदगी बिता सकते हो। लेकिन ये सुनने के बाद ईजे डेथ से कहता है कि मुझे जिंदा नहीं रहना, मुझे जिंदगी से नफरत थी और इसीलिए तो मैंने खुद की जान ली। लेकिन डेथ ईजे से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मौत दुखों का अंत है? लेकिन ऐसा नहीं है, मौत तो बस दुखों की शुरुआत है और मैं देखना चाहती हूँ कि अब तुम इस 12 बार मरने की सजा से कैसे बचते हो। ये बोलकर डेथ प्लेन से गायब हो जाती है। तभी प्लेन जोर जोर से हिले लगता है। ये देखकर ईजे, जो किसी और आदमी के रूप में होता है, वो बहुत डर जाता है और सोचता है कि ये प्लेन अब क्रैश हो जाएगा और वो दोबारा से मर जाएगा। ये सोचकर वो एक पैराशूट अपने पास रख लेता है। तभी वहां पर इस प्लेन की एयर होस्टेस आती है और ईजे यानी कि इस आदमी को समझाती है कि ये बस तेज हवा की वजह से हो रहा है और बस कुछ देर में ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ईजे उससे कहता है कि ये प्लेन अभी क्रैश होने वाला है, मगर ऐसा नहीं होता। हवा के बंद होते ही प्लेन सही ढंग से उड़ने लगता है। ये देखकर ईजे को ऐसा लगता है कि वो बच गया और अब वो प्लेन में घूमने लगता है। यहाँ पर उसे बहुत महंगे कपड़े और कई सारी घड़ियां दिखती हैं। तभी उसके पास एक उड़ता हुआ स्टोन आता है और ईजे को इस स्टोन से इस आदमी के बारे में पता चलता है जिसके अंदर उसकी आत्मा है। ईजे को पता चलता है कि इस आदमी का नाम जिनते है, जो कि तेकांग कंपनी का सीईओ है। साथ ही ईजे को जिनते की और भी जानकारी मिलती है और उसे पता चलता है कि जिनते हमेशा अपने भाई से हर काम में आगे रहता था और इसी वजह से जिनते के डैड ने उसके भाई पार्क के बजाय उसे ही इस कंपनी का सीईओ बनाना चाहते थे। ये सब जानने के बाद ईजे काफी खुश होता है क्योंकि जिस कंपनी में वो अब तक जॉब पाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा था, अब वो उसी कंपनी का मालिक बन चुका है। अब ईजे जिनते की मौत को टालकर उसके ही शरीर में रहकर अपनी आगे की जिंदगी बिताने का फैसला करता है। मगर अब तभी प्लेन के साइड विंग में आग लग जाती है जिससे प्लेन अपना बैलेंस खोने लगता है और प्लेन में एक ब्लास्ट होता है जिसके साथ ही ईजे एक बार फिर से मर जाता है। फिर ईजे अपने आप को डेथ के साथ एक बहुत ही अजीब सी जगह पर पाता है। यहाँ डेथ ईजे को बताती है कि अब उसके पास जिंदा रहने के बस 11 मौके ही बचे हैं। यहीं हम एक घड़ी को देखते हैं जो कि ईजे के बचे हुए जिंदगी के मौकों को दर्शा रही थी। अब यहाँ डेथ ईजे से पूछती है कि दोबारा मरकर तुम्हें कैसे लगा। इस पर ईजे डेथ से कहता है कि इतना बुरा भी नहीं था। यहीं पर ईजे को कुछ गन की गोलियां भी रखी हुई दिखाई देती हैं और ईजे डेथ से उनके बारे में पूछता है, जिस पर डेथ उसे बताती है कि ये गोलियां तुम्हारी बची हुई मौतें हैं। जैसे ही मैं तुम्हें एक गोली मारूंगी तो वैसे ही तुम अगले शरीर में चले जाओगे और तुम्हें तुम्हारी दूसरी जिंदगी मिल जाएगी। इसके बाद ईजे डेथ से उसी स्टोन के बारे में पूछता है जिससे उसे जिनते के बारे में सब कुछ पता चल गया था। डेथ ईजे को बताती है कि वो स्टोन उस आदमी की यादें होती हैं जिसके शरीर में तुम्हारी आत्मा गई होती है और उस स्टोन से तुम्हें उस आदमी की यादों के साथ साथ उसकी काबिलियत भी मिल जाती हैं। ये सब सुनकर ईजे डेथ से जिनते के मारने के बारे में पूछता है, जिस पर डेथ उसे बताती है कि शरीर का असली मालिक शरीर के अंदर तब तक ही रहता है जब तक उसकी मौत नहीं आती और जब मौत आने वाली होती है तो तब उसके शरीर में तुम्हारी आत्मा आ जाती है और उसका असली मालिक शरीर को छोड़ देता है। अब ये सब सुनने के बाद ईजे डेथ से कहता है कि तुमने मुझे एक ऐसे आदमी के शरीर में भेजा जिसका बचना बिल्कुल नामुमकिन था, तब मैं अपनी जान कैसे बचा सकता था। इस पर डेथ ईजे से कहती है कि यही तो तुम्हारी सजा है। अब इसके बाद ईजे डेथ से पूछता है कि अगर मैं सभी जिंदगी के चांस में मर गया तो फिर मेरा क्या होगा। इस पर डेथ कहती है तो फिर तुम्हें नरक में डाल दिया जाएगा। डेथ ईजे को नरक दिखाने के लिए उस जगह पर मौजूद एक बड़े से दरवाजे के पीछे लेकर जाती है जहाँ आग जल रही होती है और सब नरक में जाने वाले लोग उसके अंदर चल रहे होते हैं। ये सब देखकर ईजे बहुत डर जाता है और डेथ से पूछता है कि मेरी क्या गलती है जिस वजह से मुझे नरक में जाना पड़ेगा। इस पर डेथ उसे बताती है कि तुम्हारी ये गलती है कि तुमने अपनी मौत को समय से पहले ही चुन लिया है और उसका मजाक बनाया है। इसी वजह से अगर तुम सारे चांसेस में मर गए तो तुम नरक में जाओगे। ये सुनने के बाद ईजे बहुत रोता है। तभी डेथ उसे बताती है कि अगर तुम किसी इंसान के शरीर को मरने से बचा पाए तो तुम उस इंसान के कर्मों के आधार पर भी नरक में जाने से बच सकते हो। ये जानकर अब ईजे ठान लेता है कि इंसानों में मिले उसे जिंदगी के मौकों में वो एक न एक इंसान की मौत को टाल देगा ताकि वो नरक में जाने से बच सके। अब डेथ ईजे को एक और गोली मारती है जिसके बाद ईजे की आत्मा एक खतरनाक स्टंट करने वाले आदमी के अंदर चली जाती है जो बिना पैराशूट के प्लेन से जमीन पर मौजूद एक जाल पर कूद रहा होता है। ईजे अपने आप को बिना पैराशूट से जमीन पर नीचे गिरता हुआ देखकर काफी डर जाता है और स्टंट रिकॉर्ड कर रहे कैमरामैन उसे पकड़ लेते हैं। तभी उसके पास वो स्टोन आता है जिससे ईजे को पता चलता है कि जिस आदमी के शरीर में उसकी आत्मा है इसका नाम सॉन्ग है। साथ ही ईजे को यह भी पता चलता है कि अगर सॉन्ग ने ये स्टंट पूरी तरह से कर लिया तो उसे एक कंपनी का मालिक 3 बिलियन वॉन देगा। ये सब जानने के बाद ईजे पैसों के लिए उस स्टंट को पूरा करने की सोचता है और कैमरामैन को छोड़ देता है। ईजे अब सॉन्ग की स्टंट करने की काबिलियत के दम पर अच्छी तरह से लैंडिंग करने के लिए जाल की तरफ बढ़ने लगता है। यही उसे ऐसा करते हुए पूरा देश देख रहा होता है।
लेकिन ईजे जाल पर नहीं उतर पाता, जिस वजह से उसका सर जमीन से टकराता है और सॉन्ग का शरीर भी यहीं पर मर जाता है। ईजे फिर दोबारा से अपने आप को उसी जगह पर पाता है जहां पर डेथ उसका इंतजार कर रही थी। ईजे डेथ से कहता है कि तुमने कहा था मैं बच सकता हूँ, पर मेरी आंख खुलते ही मैं मर जाता हूँ, और मैं इस आदमी सॉन्ग की मौत को कैसे टाल सकता था, क्योंकि ये तो पहले से ही आसमान में था। इस पर डेथ ईजे से कहती है कि यही तो तुम्हारी सजा है और तुम्हें इसे झेलना होगा। ईजे अब डेथ से अपने कर्मों की माफी मांगने लगता है। तभी डेथ उसे बताती है कि तुम्हारी गलतियां इतनी बड़ी हैं कि उन्हें माफ नहीं किया जा सकता। ये सुनने के बाद ईजे डेथ से अपनी गलती पूछने लगता है और कहता है कि मेरी बस एक ही गलती है कि मैंने अपनी जान ले ली। पर डेथ उसे बताती है कि ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती नहीं है और तुम्हें अब खुद ये पता लगाना होगा कि तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या है जिस वजह से तुम्हें ये सजा मिल रही है, और उसी वजह से तुम नर्क में भी जाओगे। यही डेथ ईजे से उसके सुसाइड करने की वजह पूछती है, जिस पर ईजे डेथ को बताता है कि मैंने अपना सब कुछ खो दिया था और जिससे मैं प्यार करता था उस लड़की को और अपने सारे पैसों को भी मैंने खो दिया था, इसी वजह से मैंने सुसाइड कर लिया। ईजे उसे कहता है कि मैंने अपने दर्द की जान ले ली और किसी और को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन डेथ कहती है कि ध्यान से सोचो, क्या तुमने सच में किसी और को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया? डेथ की ये बात सुनकर ईजे गुस्से में आ जाता है और डेथ से कहता है कि मैंने किसी और को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया, तो तुम मुझे ये सजा क्यों दे रही हो? डेथ ईजे से कहती है कि अब तुम खुद ही अपनी गलतियों का पता लगाओ, और वो ईजे को गोली मार देती है। इसके बाद ईजे अपने आप को एक हाई स्कूल के अंदर एक स्टूडेंट के रूप में पाता है। तभी उसके क्लास का एक स्टूडेंट सॉन्ग के प्लेन से कूदने वाली वीडियो देखकर हंस रहा होता है और कहता है कि इस इडियट की वीडियो देखकर मुझे काफी मजा आता है। ये सब देखकर ईजे को बहुत गुस्सा आने लगता है। उसे लगता है कि ये लड़का किसी और का मजाक उड़ा रहा है। ईजे इस लड़के को अब मारने वाला था, लेकिन तभी वो स्टोन ईजे के पास आता है, जिससे ईजे को इस बच्चे के बारे में सब कुछ पता चलता है। और इस बच्चे का नाम योक्सु होता है, जिसके डैड की डेथ बचपन में ही हो गई होती है और इसकी माँ ने इसे अकेले ही पाला था। साथ ही ईजे को भी पता चलता है कि स्कूल के कुछ बच्चे योक्सु को काफी बुली करते हैं और उसे मारते भी हैं, जिस वजह से योक्सु करने वाला था और वो नोट लिखकर छत की तरफ जा रहा था। लेकिन तभी ईजे की आत्मा योक्सु के शरीर में आ गई। अब ईजे योक्सु का लिखा हुआ वही नोट देखता है, जिसे देखने के बाद ईजे समझ जाता है कि अगर वो योक्सु की सारी परेशानियों को खत्म कर दे तो वो उसे मरने से बचा सकता है और उसके शरीर के अंदर अपनी बाकी की जिंदगी बिता सकता है। ये सोचकर ईजे, जो कि योक्सु के शरीर के अंदर है, वो हंसने लगता है। तभी योक्सु के क्लास का एक लड़का वहाँ आता है और उसे मारने लगता है। ईजे को अब गुस्सा आ जाता है और वो उस लड़के पर हमला कर देता है और उसे मारने लगता है और उससे कहता है कि मुझसे माफी मांगो। तभी वहाँ पर एक व्हाइट शर्ट वाला बड़ा लड़का आता है और वो ईजे को मारने लगता है। ईजे उस लड़के से फाइट बैक करने की कोशिश करता है, लेकिन ज्यादा बड़े होने की वजह से वो लड़का ईजे को आराम से मार लेता है। तभी क्लास के टीचर यहाँ पर आते हैं और लड़ाई को शांत करवा देते हैं। ईजे समझ जाता है कि अगर वो बड़ा लड़का लड़ाई के बीच में ना आए तो वो आराम से उस लड़के को मार सकता है जो कि योक्सु को बुली करता है। अब स्कूल खत्म हो जाने के बाद वही बुली करने वाला लड़का और उसके दोस्त ईजे को दोबारा से पकड़ लेते हैं और उसे मारने लगते हैं। तभी वही बड़ा लड़का उससे कहता है कि अब इसे छोड़ दो, ये वैसे बहुत पिट चुका है। पर वो बुली करने वाला लड़का अब अपने ही दोस्त पर गुस्सा हो जाता है और उसके थप्पड़ मारकर कहता है कि चुपचाप इसे पकड़। ईजे जब ये देखता है तो काफी चौंक जाता है और सोचने लगता है कि ये व्हाइट शर्ट वाला लड़का आखिर इतना ताकतवर होने के बाद भी इसे क्यों नहीं पीट रहा। अब तभी यहाँ पर उस बुली करने वाले लड़के की गर्लफ्रेंड आती है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है, जिसके बाद वो योक्सु को यहाँ छोड़कर यहाँ से चला जाता है। अब ईजे योक्सु के घर जाता है, जहाँ पर वो योक्सु और उसकी माँ की एक फोटो को देखता है, जिससे उसे अपनी माँ की याद आने लगती है और उसे याद आता है कि कैसे वो अपनी माँ के साथ खुशी से समय बिता रहा था। अब इसके बाद रात में ईजे योक्सु की माँ के साथ डिनर करता है। यहाँ पर योक्सु की माँ उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है और ये देखकर ईजे को अपनी माँ की याद आने लगती है। ईजे अब काफी दुखी होता है और रोने लगता है। ईजे योक्सु के फोन से अपनी माँ को कॉल करने के बारे में सोचता है, क्योंकि उसे अपनी मॉम का नंबर याद था। लेकिन अब तभी उसे बुली करने वाले लड़के का मैसेज आता है और वो ईजे से कल स्कूल में उसके लिए पैसे लाने के लिए बोलता है। ये पढ़कर ईजे अपनी माँ को कॉल करने से रुक जाता है और योक्सु की जिंदगी बचाने के बारे में सोचने लगता है। वो योक्सु का लिखा हुआ सुसाइड नोट पढ़ता है, जिससे उसे पता चलता है कि योक्सु को सुसाइड करने की वजह बस वो बुली करने वाला लड़का है। इसलिए ईजे अब योक्सु की जान बचाने के लिए सोचता है। तभी उसे उसी व्हाइट शर्ट वाले लड़के की याद आती है, जिसे उस बुली करने वाले लड़के ने थप्पड़ मारा था। ईजे अब समझ जाता है कि अगर वो उस लड़के को भी अपने साथ मिला ले तो वो आराम से इस बुली करने वाले लड़के को हरा देगा। जिसके बाद अगले दिन ईजे उसी लड़के से बात करता है और उससे पूछता है कि तुम अपने दोस्त से क्यों डरते हो, जबकि तुम तो उससे काफी ज्यादा ताकतवर हो। इस पर वो लड़का ईजे को अपने दोस्त से डरने की वजह बताने लगता है। लेकिन तभी वही बुली करने वाला लड़का यहाँ पर आता है और इन दोनों को बातें करते हुए देख लेता है। वो दोनों चुपचाप हो जाते हैं। तभी वो बुली करने वाला लड़का अपने दोस्त को ईजे से बात करने के लिए दोबारा से थप्पड़ मारता है, जिससे अब उसे गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ से चला जाता है। तभी ईजे भी उसके पीछे जाता है और उससे दोबारा से वही सवाल पूछता है कि आखिर तुम उससे क्यों पिट रहे हो। जिस पर वो लड़का अब ईजे को बताता है कि मैं चाहूँ तो उसे बहुत बुरा मार सकता हूँ, लेकिन इस लड़के के दोस्त बाहर भी हैं जो कि मुझसे सीनियर हैं और किसी वजह से ये उनकी टीम में है, और इसीलिए अगर मैंने इसे मारा तो वो यहाँ आकर मुझे पीट देंगे और उनकी पूरी गैंग है, इसीलिए मैं उनसे लड़ भी नहीं सकता।
इसी वजह से मुझे इसका हुक्म मानना पड़ता है और स्कूल में सभी लोग इससे डरते हैं। ये जानने के बाद ईजे हैरान हो जाता है। ईजे को भी अब काफी गुस्सा आता है। ईजे अब बुली करने वाले लड़के को मारने के लिए एक प्लान बनाने लगता है। फिर जब लंच के टाइम ईजे नूडल्स खा रहा होता है तो तभी वो बुली करने वाला लड़का यहाँ आता है और ईजे का मुंह खाने के अंदर डाल देता है, जिससे ईजे को अब काफी गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर सारा खाना डाल देता है और यहाँ से भाग जाता है। ये बुली करने वाला लड़का अपने स्कूल के दोस्तों को ईजे को पकड़ने के लिए बोलता है, पर अब उसके दोस्त और वो व्हाइट शर्ट वाला लड़का भी ईजे को पकड़ने से मना कर देता है, जिससे हमें पता चलता है कि उस व्हाइट शर्ट वाले लड़के से ईजे ने लड़ाई करने से मना करा था और बोला था कि मेरे पास एक प्लान है, बस तुम बीच में मत आना। इसी वजह से उसके दोस्त अब ईजे को पकड़ने नहीं जा रहे। अब यहीं पर सारे क्लास के बच्चे इस बुली करने वाले लड़के पर एक साथ हंसने लगते हैं। ये देखकर इस लड़के को काफी गुस्सा आता है और वो अपने सीनियर्स के पास जाकर ईजे को मारने के लिए बुलाकर लाने लगता है। यही ईजे क्लास में बैठकर वेबटून पढ़ रहा होता है। ये देखकर वो व्हाइट शर्ट वाला लड़का ईजे से कहता है कि अगर मुझे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पर ईजे उससे कहता है कि चिंता मत करो, मेरे पास एक प्लान है और ये सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से ही चल रहा है। ये लड़का ईजे की बात को नहीं समझ पाता। तभी वहां पर बाहर के गैंग के लड़के आते हैं और वो लड़का इन्हें ईजे को दिखाता है और इसे मारने के लिए कहता है। ईजे को देखने के बाद उन सभी सीनियर्स को अब गुस्सा आ जाता है, क्योंकि ईजे बहुत छोटा होता है और वो सब गैंग के लोग इससे लड़ने से अपनी बेइज्जती समझते हैं। इसीलिए वो उस बुली करने वाले लड़के से कहते हैं कि तुम इस बच्चे को पीटने के लिए हमें इतनी दूर से बुलाकर लाए हो, तुम एक बच्चे को भी नहीं मार सकते, तुम तो एक डरपोक निकले और डरपोकों की हमारी टीम में कोई जगह नहीं है। ये कहकर वो सब लोग इस लड़के को अपनी टीम से निकाल देते हैं और ईजे को बिना मारे ही यहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर वो व्हाइट शर्ट वाला लड़का समझ जाता है कि ये सब ईजे का ही प्लान था और वो जानता था कि इतने ताकतवर लोग उसे बच्चा समझकर नहीं मारेंगे, क्योंकि एक बच्चे को मारने से उनकी बेइज्जती होगी। अब ईजे उस बुली करने वाले लड़के के पास जाता है और उसे चढ़ाने लगता है। तभी वो ईजे को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वही व्हाइट शर्ट वाला लड़का अब ईजे का दोस्त बन गया होता है और वो वहां आता है और इस लड़के के थप्पड़ मारता है। और क्योंकि उस गैंग ने अब इस लड़के को अपनी टीम से निकाल दिया था, तो इसीलिए अब इस व्हाइट शर्ट वाले लड़के को कोई डर भी नहीं होता। इसके बाद ईजे को इस स्कूल में कोई भी बुली नहीं करता। लेकिन यही उस बुली करने वाले लड़के की अब रोज स्कूल में बेइज्जती होने लगती है और उसकी गर्लफ्रेंड भी उसे छोड़कर चली जाती है। लोग इसका मजाक उड़ाने लगते हैं और इसे कमजोर समझने लगते हैं। फिर एक दिन ईजे रात को एक पार्क में घूमने जाता है। तभी यहाँ पर वही लड़का आ जाता है और उसने काफी ज्यादा ड्रिंक कर रखी होती है। वो लड़का ईजे को अपनी खराब हालत का दोषी ठहराता है। इस पर ईजे उससे कहता है कि अगर तुम मुझे बुली नहीं करते तो मैं तुम्हारा ये हाल कभी भी नहीं करता। ये कहकर वो अपने घर जाने लगता है। तभी रास्ते में उसके सामने एक ट्रक अचानक से आ जाता है। ईजे सोचता है कि वो मर जाएगा, लेकिन ट्रक का ड्राइवर समय पर ब्रेक लगा लेता है, जिससे ईजे का एक्सीडेंट होने से बच जाता है। वो ड्राइवर ईजे को डांटकर यहाँ से चला जाता है। तभी अचानक से वही बुली करने वाला लड़का पीछे से आता है और ईजे के सर पर एक ईंट से हमला करता है और उसका मर्डर कर देता है। इसके बाद ईजे वापस डेथ के पास पहुंच जाता है। यहाँ ईजे अपने आप को देखकर काफी गुस्से में आता है और डेथ से कहता है कि तुम्हारे सारे नियम बिल्कुल बेकार हैं। मैंने योक्सु की मौत को टाल दिया था और वो तो सुसाइड करके मारने वाला था, तो अब उसकी ऐसे मौत कैसे हो सकती है। ईजे कहता है कि मुझे लगता है योक्सु को तुमने मरवाया है ताकि तुम मुझे सजा दे सको। ये सुनकर डेथ को गुस्सा आ जाता है और डेथ ईजे को उठाकर फेंक देती है। डेथ ईजे के मुंह को अपने पैर से दबाती है और कहती है कि मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला था और ना ही मैं तुम्हारी सजा में दखल दे रही हूँ। वो कहती है कि मैं कभी भी तुम्हारी सजा के दौरान बीच में नहीं आऊंगी, लेकिन अगर तुमने अपनी सजा के दौरान किसी और आदमी को मारने की कोशिश करी तो मैं तुरंत ही बीच में आकर तुम्हें नर्क में फेंक दूंगी। ईजे कहता है कि मेरे इस नर्क से बचने के रास्तों का आखिर क्या फायदा, जब मैं इतनी कोशिशों के बाद भी किसी को मरने से नहीं बचा पा रहा हूँ। इस पर डेथ कहती है कि तुम अपनी सजा से इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते हो। यहाँ ईजे डेथ से खुद को किसी ऐसे शरीर में भेजने के लिए बोलता है जिसे वो आसानी से मरने से बचा सके। इस पर डेथ ईजे से कहती है कि मुझे तुम्हें सजा देने में मजा आ रहा है और अगर मैं तुम्हें ऐसे शरीर में भेज दूंगी जहाँ तुम आसानी से बच सको तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसके बाद उसे गोली मार देती है। फिर ईजे खुद को किसी जगह पर कैद पाता है जहाँ बहुत सारे लोग उसे मारने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी उन लोगों में से एक ईजे के सर से कपड़ा हटाता है और फिर एक आदमी ईजे से पूछता है कि बताओ पैसे और लड़की कहाँ पर है। लेकिन ईजे को अभी कुछ भी समझ नहीं आता कि यहाँ पर क्या चल रहा है, इसीलिए ईजे उन्हें कुछ भी नहीं बता पाता। तभी दो आदमी उसकी आंखें निकालने के लिए उसके पास आने लगते हैं। ईजे घबरा जाता है और उनसे कहता है कि रुको रुको, मैं तुम्हें सब बता दूंगा, बस मुझे थोड़ा समय दो। ये सुनने के बाद गैंग का लीडर उसके सर पर एक हथौड़े से हमला करने लगता है, लेकिन तभी वही स्टोन ईजे के पास आ जाता है, जिससे ईजे को पता चलता है कि जिस आदमी का शरीर के अंदर उसकी आत्मा है उसका नाम जुहुन है और वो एक ऐसी गैंग के लिए काम करता है जो किसी के भी कहने पर मर्डर्स करते हैं और बड़े बड़े क्राइम्स करते हैं। साथ ही ईजे को यह भी पता चलता है कि ये लड़का जुहुन अपने गैंग के बॉस के बहुत सारे पैसे और एक लड़की जिसे उनका बॉस मारने वाला था उसे लेकर भाग गया था, जिस वजह से ये पूरी गैंग जुहुन को मारने के लिए उसे ढूंढ रही थी। अब ईजे को जैसे ये सब कुछ पता चलता है तो वो उस गैंग पर हमला कर देता है और क्योंकि जुहुन की लड़ाई की एबिलिटीज ईजे के अंदर होती हैं, इसी वजह से ईजे इस गैंग को आसानी से मारने लगता है और सभी को बेहोश कर देता है।
ईजे समझ जाता है कि अगर वो इस गैंग से दूर नहीं भागा तो ये गैंग उसे मार देंगे और उसकी ये वाली जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। इसीलिए ईजे अब एक बाइक को लेकर जूहून के छुपाए पैसों के पास जाने लगता है ताकि वो उन पैसों को लेकर उन पैसों के दम पर अपनी जिंदगी जी सके। यही उसे मारने वाली गैंग जूहून के फोन से उसे ट्रेस कर लेते हैं और वो सब लोग ईजे को करने उसके पीछे जाने लगते हैं। फिर ईजे के पीछे बहुत सारी कार और बाइक लग जाती हैं। वो ईजे पर गन से फायर करने लगते हैं। तभी ईजे बड़ी चालाकी से उन सबका एक ट्रक से एक्सीडेंट करवा देता है जिससे गैंग के आधे लोग यहीं खत्म हो जाते हैं। लेकिन कुछ बाइक वाले और कार वाले अब भी उसका पीछे कर रहे होते हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये देखकर ईजे अपनी बाइक के साथ लिफ्ट से शॉपिंग मॉल की छत पर चला जाता है। लेकिन यही गैंग के सभी लोग उसका पीछा करते हुए छत पर भी आ जाते हैं और उसे दोबारा से घेर लेते हैं। एक आदमी उसे सरेंडर करने के लिए कहता है। तभी ईजे अपनी बाइक को बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग के पुल में कूदा देता है और इस तरह वो जिंदा बच जाता है और साथ ही पानी जाने की वजह से उसका फोन भी बंद हो जाता है जिससे अब गैंग के लोग ईजे को ट्रेस नहीं कर पाते। फिर ईजे अपने कपड़े बदलता है और गैंग के लोगों से बचता हुआ एक ब्रिज पर जाता है जहाँ वो लड़की जिसे ईजे ने भगाया था वो उसका इंतजार कर रही होती है। ईजे उसके पास आता है और ये लड़की ईजे यानी कि जून से पूछती है कि वो पैसे कहाँ हैं जो कि तुमने चुराए थे। ईजे इस लड़की को एक बोर्ड दिखाता है और बताता है कि पैसे उसके अंदर हैं। इतना जानने के बाद ही वो लड़की ईजे को गोली मार देती है जिसके बाद ईजे दोबारा से मर जाता है और डेथ के पास आता है। अब उसके पास सिर्फ 8 जिंदगियां ही बची थी। ईजे अपने आप को वहां देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है लेकिन डेथ जोर जोर से हंसने लगती है। ईजे डेथ से पूछता है कि उस लड़की ने आखिर मुझे क्यों मारा, जिस पर डेथ उसे बताती है कि उस लड़की ने तुम्हें पैसों के लिए मारा है। असल में उस लड़की को पैसे ही चाहिए थे। मगर ईजे अब अपने मन ही मन में सोचने लगता है कि उस लड़की को पैसे तो वैसे भी नहीं मिलेंगे क्योंकि उसने पैसे उस बोर्ड वाली जगह से हटाकर कहीं और छुपा दिए थे ताकि मरने के बाद भी अगर वो अपनी अगली जिंदगी में पहुंच जाए तो वो उन पैसों को लेकर अमीर बन जाए। अब इसके बाद डेथ ईजे को फिर से एक गोली मारती है और ईजे अपने आप को एक जेल के कैदी के रूप में पाता है। ईजे अपने आप को जेल में देखकर हैरान हो जाता है और गुस्से में चिल्लाने लगता है। तभी एक पुलिस ऑफिसर वहां आता है और ईजे को एक अकेली जेल से निकालकर एक दूसरी जेल में ले जाने लगता है। इस जेल के अंदर कुछ और लोग भी होते हैं। ईजे उन सभी के बारे में अभी कुछ भी नहीं जानता था इसीलिए उसे उन सबसे डर लगता है। ईजे वहां पर मौजूद एक दूसरे लड़के से अपने जेल से आजाद होने का समय पूछता है जिस पर वो लड़का ईजे से कहता है कि तुम भूल गए, हम दोनों ही 4 दिनों बाद आजाद हो जाएंगे। ये सुनने के बाद ईजे काफी खुश होता है। साथ ही ये लड़का ईजे से ये भी कहता है कि तुम्हें तब तक अपने गुस्से पर काबू रखना होगा वरना तुम्हारी सजा बढ़ भी सकती है। अब ये सब जानकर ईजे समझ जाता है कि ये लड़का जरूर इस लड़के का दोस्त होगा जिसके शरीर में ईजे की आत्मा आई है। यही ये लड़का ईजे को ये भी बताता है कि एक साइको किलर यहाँ तुम्हें मारने की कोशिश कर सकता है पर तुम्हें उससे होशियार रहना होगा। इसके बाद ईजे उसी साइको किलर की जो किंग के साथ रहता है उसकी बनाई हुई कुछ पेंटिंग्स को देखता है जो कि काफी अजीब होती हैं। फिर एक पुलिस ऑफिसर उसी साइको किलर को यहाँ पर लाता है और ये किलर कोई और नहीं बल्कि वही लड़का होता है जो कि योक्सु को स्कूल में बुली करता था और योक्सु के मर्डर की वजह से वो यहाँ पर अपनी सजा काट रहा होता है। लेकिन इस लड़के ने यहाँ जेल में सबको बताया होता है कि मैं साइको किलर हूँ और मैंने बेरहमी से एक बच्चे का मर्डर कर दिया था और इसी वजह से इसके साथ कैद सभी लोग इसे साइको किलर समझकर इससे डरते हैं। लेकिन ईजे जब उसे देखता है तो उसे गुस्सा आने लगता है और ईजे इसे मारने लगता है। तभी यहाँ मौजूद दूसरे कैदी ईजे को ऐसा करने से रोकते हैं और कहते हैं कि ये साइको किलर है, ये तुम्हें भी मार डालेगा। लेकिन तभी वही स्टोन ईजे के पास आता है जिससे ईजे को पता चलता है कि वो जिस लड़के के अंदर है उसका नाम तेसांग है और ये लड़का बहुत अच्छा फाइटर है। इसका बचपन से ही सपना था कि वो बड़ा होकर एक फाइटर बने पर गरीब होने की वजह से वो अपने सपने को पूरा नहीं कर पा रहा था। लेकिन फिर एक दिन इसके पास एक ऑफर आया और इससे एक आदमी ने कहा कि अगर वो एक एक्सीडेंट का केस अपने ऊपर ले लेगा तो उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। तेसांग ने पैसों के लालच में आकर उस केस को अपने ऊपर ले लिया और पुलिस स्टेशन में जाकर सरेंडर कर दिया। पर केस की सुनवाई के दौरान ही वो लड़की जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो मर गई और उस लड़की के मरने की वजह से तेसांग को 2 साल की सजा हो गई। सजा होने की वजह से तेसांग को गुस्सा आ गया क्योंकि उसकी डील जेल के अंदर सजा काटने की नहीं थी बल्कि सिर्फ केस को अपने ऊपर लेने की थी। जिसके बाद वो आदमी जिसने तेसांग को एक्सीडेंट का केस अपने ऊपर लेने के लिए कहा था वो जेल में जब उससे मिलने आता है तो तेसांग उससे बोलता है कि अब तुम्हें मुझे और भी ज्यादा पैसे देने होंगे, नहीं तो मैं यहाँ से बाहर निकलकर पुलिस को सब कुछ सच बता दूंगा और तुम्हारा मालिक जिसने हकीकत में वो एक्सीडेंट किया था उसे सजा हो जाएगी। लेकिन वो आदमी ये सुनकर तेसांग से कहता है कि मुझे धमकी मत दो, मैं चाहूँ तो तुम्हें जेल के अंदर भी मरवा सकता हूँ। इस तरह ईजे को तेसांग की जिंदगी के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। यही वो बुली करने वाला लड़का ईजे से पूछता है कि बताओ अब तुम्हें किस तरह मरना है, मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन तब यहाँ एक पुलिस ऑफिसर आता है और दोनों को शांत करा देता है। फिर थोड़ी देर बाद ईजे उस बुली करने वाले लड़के को चिल्लाने लगता है। इस पर वो लड़का ईजे और सभी कैदियों से कहता है कि मैं यहाँ पर एक मर्डर करके आया हूँ और मेरा हर समय पर मर्डर करने का मन करता रहता है। साथ ही वो ये भी कहता है कि अगर तुम मेरा अगला शिकार नहीं बनना चाहते तो मुझसे डर कर रहा करो। लेकिन ईजे को इस लड़के की सारी असलियत पहले से ही पता होती है और ईजे जानता था कि ये कोई साइको किलर नहीं है
बल्कि स्कूल का सबसे डरपोक लड़का था, जो कि यहाँ पर अपनी दोस्त जमाने के लिए सबसे झूठ बोल रहा है। अब उस लड़की की बात सुनकर एजे उस पर हंसने लगता है और उसके पास जाकर उसे बहुत सारे थप्पड़ मारता है, जिससे अब वो लड़का अपनी हकीकत दिखाता है और ईजे से माफी मांगने लगता है। ईजे उससे कहता है कि तुम मुझसे योक्सु को मारने के लिए माफी मांगो। योक्सु का नाम सुनते ही ये लड़का हैरान हो जाता है और ईजे से पूछता है कि तुम योक्सु को कैसे जानते हो। यही ईजे अब जेल में मौजूद सभी कैदियों को इस लड़के की सच्चाई बता देता है और कहता है कि ये कोई साइको किलर नहीं है, बल्कि इसने पीछे से एक स्कूल के बच्चे पर हमला किया था और उसे मार दिया था। ये सब जानने के बाद बाकी सब अब इससे नहीं डरते और सभी लोग मिलकर इसे मारने लगते हैं। ईजे ये सब देखकर काफी खुश होता है और सोचता है कि इसे यही सजा मिलनी चाहिए। अब इसके बाद ईजे जब एक दिन जेल में काम कर रहा होता है तो तभी एक आदमी उसे मारने के लिए उसकी तरफ मशीन का ब्लेड फेंकता है, पर ईजे उससे बच जाता है और वो ब्लेड उसी आदमी के लग जाता है, जिससे उसका खून निकलने लगता है। ईजे ये देखकर उसका खून रोकने की कोशिश करता है। तभी यहाँ पर पुलिस ऑफिसर आते हैं और उस आदमी को अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर मौजूद बाकी के लोग ईजे को मारने के लिए उस पर हमला करने लगते हैं। ये देखकर ईजे समझ जाता है कि जिस इंसान ने उसे जेल में भेजा है उसी ने तेसांग को मरवाने के लिए इन लोगों को पैसे दिए हैं। अब ईजे उन सभी से फाइट करता है और क्योंकि तेसांग एक अच्छा फाइटर था, इसी वजह से ईजे इन सबको आसानी से मारकर जिंदा बच जाता है। तभी यहाँ पर ईजे का वही दोस्त हथियार लेकर आता है, लेकिन जब वो देखता है कि लड़ाई खत्म हो गई तो वो कहता है कि तुमने तो इन्हें आसानी से निपटा दिया। अब इसके बाद ये दोनों ग्राउंड में जाते हैं, जहाँ तेसांग अपने इसी दोस्त से पूछता है कि क्या तुम्हें जेल में आने का अफसोस हो रहा है, जिस पर उसका दोस्त उसे बताता है कि हाँ, मुझे जेल में आने का बहुत अफसोस है। यही ईजे का दोस्त भी उससे पूछता है क्या तुम्हें भी इस जेल में आने का अफसोस है, जिस पर ईजे उससे कहता है कि हाँ, मुझे अपनी गलती याद है और मुझे वो सुसाइड नहीं करना चाहिए था। ईजे को भी अब सुसाइड करने पर काफी अफसोस हो रहा होता है। फिर रात में ईजे और सभी लोगों के सो जाने के बाद वही बुली करने वाला लड़का उठकर एक पेन को नुकीला करने लगता है ताकि वो रात में ईजे का काम तमाम कर सके और अपनी बेइज्जती का बदला ले सके। लेकिन तभी ईजे की आंख भी खुल जाती है और वो उसे ऐसा करते देख लेता है और उससे पेन छीन लेता है और पूछता है कि अब तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो। इस पर वो लड़का ईजे से कहता है कि तुमने मेरी सच्चाई सबको बता दी और अब सभी लोग मुझे आसान टारगेट समझकर मुझे मारते रहते हैं। ये सुनते ही ईजे को और गुस्सा आता है। ईजे कहता है कि ये लड़का अब भी सभी पर अपना दोस्त जमाना चाहता है, इसलिए ईजे इसके एक थप्पड़ मारता है। तभी ईजे को याद आता है कि अगर उसने इस लड़की को और मारा तो उसकी सजा बढ़ भी सकती है और ईजे को तो जल्द से जल्द जेल से बाहर निकलकर उन पैसों के पास पहुंचना है जिन्हें जून ने छुपाया था। ये सोचकर ईजे इस लड़की को अब नहीं मारता, लेकिन स्कूल में हुई कुछ बातों के बारे में बताता है और झूठ बोल देता है कि योक्सु की आत्मा मुझे दिखती है और वो हमेशा तुम्हारा पीछा करती रहती है। ये सुनकर अब ये बुली करने वाला लड़का बहुत डरने लगता है और समझता है कि सच में योक्सु की आत्मा मेरा पीछा कर रही है। इसके बाद ये लड़का हमेशा ही डर डर कर रहने लगता है। यही ईजे अपनी सजा पूरी करने के बाद जेल से बाहर निकल जाता है, जहां उससे वही आदमी मिलने आता है जिसने उसे जेल में जाने को कहा था और वो आदमी ईजे को पैसे देने लगता है। लेकिन ईजे उससे अब पैसे लेने से मना कर देता है और कहता है कि मैं अपनी जिंदगी अब सुधारना चाहता हूँ और अब से मेरी और तुम्हारी डील खत्म होती है। मैं अब किसी को भी तुम्हारे बॉस के किए एक्सीडेंट के बारे में नहीं बताऊंगा। और इतना बोलकर ईजे वो पैसे लिए बिना ही यहाँ से चला जाता है। इसके बाद ईजे जून के छुपाए पैसों के पास जाता है और उन्हें लेकर अपने घर में आ जाता है। ईजे उन पैसों को देखता है जो कि काफी ज्यादा होते हैं और ईजे अब खुश हो जाता है। वो सोचने लगता है कि अगर उसने एकदम से इतने सारे पैसों से कोई घर या फिर कोई बड़ी चीज खरीदी तो पुलिस को उस पर शक हो जाएगा। इसीलिए ईजे सोचता है कि आखिर वो इन पैसों के साथ सबसे पहले क्या करे। ईजे को कुछ भी समझ नहीं आता और वो यहीं पर सो जाता है। तभी सोते हुए उसे उसकी माँ का सपना आता है। फिर ईजे की आँख खुलती है। वो देखता है कि तेसांग के फोन पर तेसांग की माँ कॉल कर रही है। ईजे उनसे बात करता है और तेसांग की माँ तेसांग से घर आने के लिए कहती हैं। ईजे को उनसे बात करते करते अपनी माँ की याद आने लगती है। वो बहुत रोता है। फिर ईजे पैसों को 2 हिस्सों में बांटता है और आधे तेसांग की माँ को देने का फैसला करता है ताकि तेसांग की माँ भी अच्छी जिंदगी जी सके। ईजे आधे पैसों को एक स्टेशन पर बने लॉकर में रख देता है, जहां से उसे इन पैसों को, और अगर वो 4 दिनों बाद इन पैसों को लॉकर से नहीं निकालेगा तो स्टेशन स्टाफ ये पैसे रख लेगा। लेकिन ईजे सोचता है कि वो एक दिन के अंदर ही तेसांग की माँ को पैसे देकर लौट आएगा, इसीलिए ईजे इन पैसों को यहाँ पर रखता है और आधे पैसे लेकर तेसांग के घर जाने लगता है। तभी रास्ते में एक आदमी उस पर हमला करता है और उसके पेट में चाकू मार देता है। ईजे नीचे गिर जाता है। फिर वो आदमी ईजे को बताता है कि मैं तुम्हारे जेल से बाहर आने का 2 साल से इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि तुमने मेरी बेटी का एक्सीडेंट करके उसकी जान ले ली और तुम्हें बस 2 साल की सजा हुई, लेकिन मैंने अपनी बेटी को खो दिया, इसीलिए अब मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये सुनकर ईजे समझ जाता है कि ये आदमी उसे इसीलिए मार रहा है क्योंकि इसे लगता है कि मैंने उसकी बेटी का एक्सीडेंट करके उसे मारा है। यही ये आदमी ईजे पर दोबारा से हमला करता है, पर तभी ईजे इसे बताता है कि मैंने तुम्हारी बेटी का एक्सीडेंट नहीं किया, बल्कि किसी और ने किया था। ये सुनकर वो आदमी ईजे की बात पर यकीन नहीं करता और उसे मारने की कोशिश करता है। तभी यहाँ पर ईजे का वही दोस्त आ जाता है जिसके साथ ईजे जेल में कैद था। उसे आता देखकर ये आदमी यहाँ से भाग जाता है, लेकिन अब ईजे का दोस्त भी एक चाकू निकाल लेता है
और कहता है कि मेरे से पहले कोई और तुम्हें नहीं मार सकता। ये देखकर ईजे हैरान रह जाता है और पूछता है कि आखिर तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो। जिस पर ईजे का दोस्त उसे बताता है कि तुम्हें मारने के लिए मुझे उन्हीं लोगों ने कहा था जिन्होंने तुम्हें जेल में मारने के लिए पैसे दिए थे, और अब वो मुझे तुम्हें मारने के बदले में पैसे देंगे। ये कहकर वो ईजे के पेट में चाकू मारता है और यहाँ से भाग जाता है। तभी तेसांग की माँ का फोन दोबारा से आने लगता है। ईजे फोन उठाने की कोशिश करता है लेकिन वो फोन नहीं उठा पाता और यहीं मर जाता है। इसके बाद ईजे वापस डेथ के पास पहुंच जाता है। यहाँ ईजे को अपनी माँ की याद आ रही होती है और वो रोने लगता है। अब ईजे के पास सिर्फ 7 जिंदगियां ही बची थी। ईजे डेथ से कहता कि मैं उस लड़की के परिवार वालों को भूल गया था, वरना मैं इस जिंदगी में नहीं मरता। लेकिन डेथ उससे कहती है कि तुम ऐसे लड़के हो जो किसी के दुख को नहीं समझता और सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। यहाँ ईजे इस वक्त किसी और के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता। ईजे उस स्टेशन पर रखे हुए पैसों के बारे में सोचता है और डेथ को दोबारा से गोली मारने के लिए कहता है। डेथ हंसते हुए ईजे को गोली मार देती है। जिसके बाद ईजे की जब आँख खुलती है तो वो अपने आप को एक कॉफी शॉप में पाता है और इस बार ईजे की आत्मा एक छोटे बच्चे के शरीर के अंदर आई होती है। ये देखकर ईजे समझ जाता है कि इसी वजह से डेथ मुझे गोली मारते हुए हंस रही थी। अब ईजे मन ही मन में कहता है कि लो अब गए मेरे पैसे। ईजे रोने लगता है जिससे कॉफी शॉप में बैठे हुए सभी लोग परेशान होने लगते हैं। तभी इस बच्चे की माँ यहाँ पर आती है और वो उसे उठाकर अपने साथ ले जाती हैं और कार में लाकर पटक देती हैं। यहाँ वो अपने बच्चे के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती हैं और बोलती है कि तुम्हारी वजह से मैं एक कॉफी भी नहीं पी पाई। ये देखकर ईजे समझ जाता है कि ये औरत अपने बेटे से ज्यादा प्यार नहीं करती। फिर ये लेडी ईजे को घर लाती है और एक सोफे पर डाल देती है। इसके बाद यहाँ पर इस बच्चे का डैड आता है और ईजे से बड़े ही प्यार से बात करता है। ये देखकर ईजे को लगता है कि चलो अच्छा है, पेरेंट्स में से कोई एक तो अपने बच्चे का ख्याल रख रहा है। लेकिन यहाँ पर वो आदमी अपने बच्चे को कई दिनों का रखा हुआ पुराना खाना खिलाता है और ईजे उसे सुनकर ही खाना नहीं खाता। ईजे समझ जाता है कि वो गलत था, ये दोनों ही अपने बच्चे से प्यार नहीं करते। यहाँ वो आदमी भी अपने बच्चे पर चिल्ला रहा होता है। तभी एक पुलिस ऑफिसर और एक डॉक्टर उनके घर में आ जाते हैं और बताते हैं कि हमें रिपोर्ट मिली है कि आप अपने बच्चे को मारते हो और इसीलिए हम उसकी जांच करने यहाँ पर आए हैं। ये देखकर ईजे खुश हो जाता है। डॉक्टर ईजे की जांच करती हैं लेकिन उसे ईजे के ऊपर कोई भी चोट का निशान नहीं मिलता। इसके बाद वो दोनों यहाँ से जाने लगते हैं। तभी ईजे जोर जोर से रोने लगता है लेकिन पुलिस ऑफिसर और वो डॉक्टर यहाँ से वापस चली जाती हैं। इसके बाद ईजे चुप हो जाता है लेकिन अब वो औरत काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वो कहती है कि तुमने मेरी जिंदगी नर्क बना दी है। इसके बाद वो अपने बच्चे को उठाकर जमीन पर पटक देती है और एक पिलो से उसका मुंह दबाकर उसे जान से मार देती है। ईजे मरकर दोबारा से डेथ के पास पहुंच जाता है और उससे पूछता है कि उस बच्चे के माँ बाप ऐसा कैसे कर सकते हैं, उन्होंने अपने बच्चे को ही मार दिया। जिस पर डेथ ईजे से बोलती है कि जिंदगी में किसी भी चीज की गारंटी नहीं होती, तुमने अपनी जिंदगी की परवाह नहीं की और खुद मौत को चुना और उस बच्चे को तो ऐसा करने का मौका तक नहीं मिला। ये सब बातें सुनने के बाद ईजे डेथ से अपनी 7वीं जिंदगी मांगता है और उसे गोली मारने के लिए कहता है। ये सुनने के बाद डेथ ईजे को बताती है कि अब तक के तुम्हारे सारे कर्मों को देखने के बाद चाहे तुम जितना भी बचने की कोशिश कर लो पर तुम जरूर मरोगे, और अगर तुमने किसी और इंसान को मारने की कोशिश की तो मैं खुद बीच में आकर तुम्हें नरक में डाल दूंगी। ये सुनने के बाद ईजे डेथ से कहता है कि मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। फिर डेथ ईजे को एक और गोली मारती है और ईजे को उसकी 7वीं जिंदगी मिल जाती है। इसके बाद ईजे अपने आप को उसी स्टेशन पर पाता है जहां पर उसने पैसे रखे थे। ईजे अपने फोन में डेट और समय देखता है जिससे उसे पता चलता है कि अगर उसने 15 मिनट के अंदर अपने पैसे उस लोकर से नहीं निकाले तो स्टेशन स्टाफ उन्हें ले जाएंगे। अब ईजे भागकर लोकर के पास जाता है और अपने पैसों वाले बैग को वहां से बाहर निकाल लेता है। फिर ईजे एक शीशे में अपने आप को देखता है और ये देखकर ईजे हैरान रह जाता है क्योंकि जिस लड़की के अंदर उसकी आत्मा आई होती है वो काफी हैंडसम होता है। यही ईजे एक पोस्टर को देखता है जिसमें उसी लड़की की फोटो छपी होती है। ये देखकर ईजे समझ जाता है कि ये लड़का एक मॉडल भी है। अब वही स्टोन ईजे के पास आता है जिससे ईजे को इस लड़की की लाइफ की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है और उसे पता चलता है कि इस लड़के का नाम जांग है और इसकी शक्ल सूरत की वजह से सारी लड़कियां इस पर मरती थी और साथ ही ये एक बहुत बड़ा मॉडल भी है। ये सब जानने के बाद ईजे जांग के घर जाता है जो कि काफी बड़ा होता है और ईजे को ये घर काफी अच्छा लगता है। ईजे को घर में रखा हुआ एक न्यूज़पेपर दिखाई देता है जिसके अंदर उन्हीं माँ बाप को गिरफ्तार करने की न्यूज छपी थी जिन्होंने अपने बेटे को मार दिया था। अब ईजे ये सोचने लगता है कि ये लड़का आखिर कैसे मरेगा। तब उसके फोन पर जांग के दोस्त की कॉल आती है और जांग का दोस्त उसे याद दिलाता है कि आज उसे एक वीआईपी पार्टी में जाना है जहाँ बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां आएंगी। ये सब जानकर ईजे अब उस पार्टी में जाता है जहाँ पर वो काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेता है। यही उसका दोस्त उसे बताता है कि पार्टी में तेकांग कंपनी का सीईओ भी यहाँ पर आने वाला है और अगर तुमने उनसे दोस्ती कर ली तो तुम तेकांग कंपनी के लिए मॉडलिंग कर सकते हो। फिर पार्टी में तेकांग कंपनी का सीईओ यानी कि वही आदमी पार्क आता है। उसे देखकर ईजे उससे पूछता है कि क्या हम पहले कभी मिले हैं। ईजे उससे पहले मिल चुका था क्योंकि जब ईजे इंटरव्यू देने गया था तो पार्क ने उसका इंटरव्यू लिया था, लेकिन अब ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से ईजे उसे पहचान नहीं पाता। वो पार्क से सही ढंग से बात भी नहीं कर पा रहा था। पार्क उसे कहता है कि पार्टी एंजॉय करो और ये बोलकर पार्क यहाँ से चला जाता है।
ईजे पार्टी में काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेता है, जिसके बाद अगले दिन उसका भाई उसके पास आता है और उसे उठाता है। जांग का भाई उसे कहता है कि तुमने मुझसे कहा था कि मेरे अमेरिका जाने के दौरान तुम मेरे कैफे को संभालोगे। वो ईजे को अपने साथ कैफे में लाता है और उसे कैफे का काम सिखाने लगता है ताकि उसके अमेरिका जाने के बाद उसका भाई जांग कैफे चला सके। यही ईजे सोचता है कि वो बस कैफे में आज ही काम करेगा और कल जब जांग का भाई अमेरिका चला जाएगा तो वो कैफे बंद कर देगा। लेकिन अब तभी इस कैफे में जीसू आती है, जो देखकर ईजे हैरान रह जाता है क्योंकि ईजे जीसू से काफी प्यार करता था। ईजे अब वही सारी बातें सोचने लगता है जब वो जीसू से पहली बार मिला था। यहाँ जीसू एक गर्म नींबू वाली चाय मांगती है। ईजे उसे वो चाय देते समय काफी घबरा जाता है। ये देखकर उसका बड़ा भाई उससे पूछता है कि क्या तुम्हें वो लड़की पसंद है। वो अपने भाई जांग को बताता है कि ये लड़की हर रोज कैफे में आती है। वो ईजे को ये भी बताता है कि ये लड़की एक राइटर भी है। ये सुनने के बाद ईजे जीसू के बारे में इंटरनेट पर सर्च करता है और उसे पता चलता है कि जब जीसू राइटर बनने के बाद एक पुरस्कार जीती थी तो तब उसने कहा था कि मेरी कामयाबी के पीछे मेरे बॉयफ्रेंड ईजे का भी हाथ है। यहाँ अब ईजे को समझ आता है कि उस रात जब जीसू ने उसे वो एनवलप दिया था जिसके अंदर पैसे थे, तो असल में वो पैसे उसने इसी पुरस्कार के नाम में जीते थे। लेकिन ईजे ने उसके वो पैसे वापस कर दिए और इस बारे में पूछा भी नहीं और रिश्ता खत्म कर दिया। अब ये सब जानने के बाद ईजे बहुत उदास हो जाता है। ईजे एक लाइब्रेरी में जाता है और जीसू की लिखी हुई बुक पढ़ने लगता है और उस बुक को पढ़कर ईजे को पता चलता है कि जीसू ने अपनी बुक के अंदर ईजे और जीसू की जिंदगी के बारे में ही लिखा है। अब ईजे वो समय याद करने लगता है जब उसने जीसू से वादा किया था कि मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा, लेकिन ईजे उसे छोड़कर चला गया। ये सारी बातें याद करके ईजे बहुत रोने लगता है। फिर उसे एक फाउंटेन पेन दिखता है और ईजे को याद आता है कि उसने जीसू के लिए भी एक फाउंटेन पेन खरीदा था और उस पर जीसू का नाम भी लिखवाया था, लेकिन ईजे ने उस पेन को जीसू को देने से पहले ही सुसाइड कर लिया। ईजे अब वापस कैफे में आता है और जीसू को दूर बैठकर देखने लगता है। तभी यहाँ पर वही लड़का आता है जिसको ईजे ने उसी रात जीसू के साथ देखा था और जीसू का बॉयफ्रेंड समझा था। यहाँ पर उस आदमी के साथ उसकी वाइफ और उसकी एक बेटी भी होती है। ये देखकर अब ईजे को समझ आता है कि ये लड़का और कोई नहीं बल्कि जीसू का कजन है। अब ईजे को और भी ज्यादा पछतावा होने लगता है। फिर अगले दिन भी ईजे जीसू के लिए कैफे खोल देता है। अगले दिन भी जीसू कैफे में आती है और ईजे उसके लिए केक और चाय लेकर उसके पास जाता है। जीसू से कहती है कि मैंने तो बस चाय का ऑर्डर दिया था, फिर ये केक क्यों लाए हो। जिस पर ईजे उसे कहता है कि मैंने आपकी बुक पढ़ी है और मैं आपका फैन भी हूँ, इसीलिए मेरी तरफ से ये केक आपके लिए है। यहाँ जांग यानी कि ईजे जीसू से कहता है कि मेरे पास भी एक कहानी है और वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। इसके बाद ईजे अपने मरने के बाद की पूरी कहानी जीसू को सुनाता है और बताता है कि किस तरह एक लड़के को मरने के बाद भी सुकून नहीं मिलता और उसे बार बार मरने की सजा मिलती है। ईजे जीसू को एक एक करके सारे कैरेक्टर्स की कहानी सुनाने लगता है और जीसू ये सुनकर कहती है कि आप इतने अच्छे से ये कहानी कैसे सुना रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे ये आपकी ही कहानी हो और आपने इसे जिया हो। ईजे जीसू को सच नहीं बता सकता था, इसीलिए वो हंसने लगता है और उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दे पाता। जीसू भी उसकी बात पर हंसने लगती है और कहती है कि इस कहानी के मेन कैरेक्टर का नाम क्या है। ईजे अब जीसू को नहीं बता सकता था कि इस कहानी के मेन कैरेक्टर का नाम ईजे है, इसलिए ईजे अब उसे कोई भी नाम नहीं बताता और बोलता है कि मैंने अभी तक उसका नाम नहीं सोचा। इस पर जीसू जांग से कहती है कि आगे की कहानी तो मुझे कल सुनाना, अब मुझे यहाँ से जाना होगा। और ये कहकर जीसू घर जाने लगती है। यहीं ईजे जीसू से ऑटोग्राफ मांगता है और जीसू ऑटोग्राफ देने के लिए वही फाउंटेन पेन निकालती है जो कि ईजे ने मरने से पहले उसे देने के लिए खरीदा था और इस पर जीसू का नाम भी लिखा होता है, जिससे ईजे समझ जाता है कि ये मेरा ही पेन है। जांग जीसू से इस पेन के बारे में पूछता है, जिस पर जीसू उसे बताती है कि ये मुझे किसी ने तोहफे में देने के लिए दिया था। फिर अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि ईजे के मरने के बाद जब जीसू उसकी अस्थियों के पास गई थी तो तब ईजे की माँ ने उसे वो पेन दे दिया था जो कि ईजे ने खरीदा था और ये देखकर जीसू बहुत रोने लगी थी। खैर अब यहाँ पर अगले दिन ईजे कैफे के बाहर खड़ा होता है और जीसू का आने का वेट कर रहा होता है और जब जीसू यहाँ पर आती है तो ईजे उसे आगे की कहानी सुनाता है और कहानी सुनते समय जीसू ईजे से कहती है कि जिस इंसान की कहानी तुम सुना रहे हो वो एक बार भी अपनी माँ के पास क्यों नहीं गया। इस पर ईजे जीसू से कहता है कि अगर वो दोबारा किसी और के बेस में अपनी माँ के पास गया तो वो उन्हें नहीं देख पाएगा और अपनी माँ को उस हालत में देखकर उसे बहुत बुरा लगेगा। इसी वजह से वो अपनी माँ से एक बार भी मिलने नहीं गया। ये बात सुनने के बाद जीसू अपने घर के लिए निकल जाती है। तभी बहुत जोर से बारिश होने लगती है। ईजे एक रेड कलर का छाता लेकर जीसू के पास जाता है और उसे वो देता है और वापस कैफे में आ जाता है। यहीं एक लेडी से कैफे का एक फ्लावर पॉट गिरकर टूट जाता है। ईजे उसे उठाने लगता है। तभी वो एक एम्बुलेंस को अपने कैफे के पास से जाता हुआ देखता है और उसे देखने के चक्कर में ईजे के हाथ में कांच लग जाती है और खून निकलने लगता है। यही ईजे दो लड़कियों को बातें करते हुए सुनता है जो कि कह रही होती हैं कि बाहर उस लड़की का एक्सीडेंट हो गया और वो हमेशा ही इस कैफे में आती थी। ये सुनने के बाद ईजे को लगता है कि जीसू का एक्सीडेंट हो गया है। ईजे भागता हुआ वहां जाता है और देखता है कि रेड कलर का अम्ब्रेला जो कि उसने जीसू को दिया था वो जमीन पर पड़ा हुआ है। ये देखकर ईजे बहुत घबरा जाता है और पुलिस के मना करने के बाद भी डेड बॉडी के पास जाने की कोशिश करता है। तभी वो जीसू को वहां खड़ा हुआ देखता है
और शांत हो जाता है। जीसू जांग के हाथ से खून गिरता हुआ देखती है और उसके हाथ पर पट्टी करने लगती है और पूछती है कि तुम इस तरीके से वहां पर भागकर क्यों आए। इस पर ईजे जीसू से कहता है कि मुझे लगा कि मेरे जान पहचान के किसी का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनकर जीसू कहती है कि जरूर तुम उस इंसान से बहुत प्यार करते होगे। जीसू बताती है कि मैं इस बात को समझ सकती हूँ। जीसू कहती है कि जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि मैं भी बिल्कुल वैसे ही दिख रही होंगी, क्योंकि जब मेरे बॉयफ्रेंड ने सुसाइड किया था तो मैं भी भागती हुई बिल्कुल इसी तरह हॉस्पिटल गई थी। अब इसके बाद हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ जीसू भागती हुई हॉस्पिटल में आती है और उसे जब यहाँ पर ईजे की मौत की खबर मिलती है तो ये सुनकर जीसू बहुत रोने लगती है। खैर यही ईजे जीसू को उसके लिए रोता हुआ देखता है और उससे काफी दुख होता है। इसके बाद जीसू अपने घर वापस जाने लगती है। तभी ईजे जीसू से कहता है कि मैं कल तुम्हें आगे की कहानी सुनाऊंगा, लेकिन जीसू उसे बोलती है कल मैं कैफे नहीं आ पाऊंगी क्योंकि कल मुझे अपने बॉयफ्रेंड की अस्थियों के पास जाना है। जिसके बाद अगले दिन जीसू ईजे की अस्थियों के पास जाती है और ईजे की फोटो और सामान को देखकर दुखी होकर रोने लगती है। जीसू बोलती है कि अगर मैं उस दिन तुम्हें जाने से रोक लेती तो शायद तुम सुसाइड नहीं करते और आज मेरे साथ होते। यही ईजे जो कि जांग की बॉडी में था वो दूर खड़ा होकर ये सारी बातें सुन रहा होता है और वो काफी उदास होता है। अब जीसू के जाने के बाद ईजे भी अपनी तस्वीर के पास आता है। तभी यहाँ पर ईजे की माँ आती हैं, जिन्हें देखकर ईजे साइड में खड़ा हो जाता है और यहाँ ईजे की माँ अपने बेटे की फोटो को देखने लगती हैं और बहुत रोती हैं। उन्हें इस हालत में देखकर ईजे भी रोने लगता है और उस जगह से बाहर आ जाता है। ईजे को अब अपने मरने का बहुत अफसोस होता है। फिर ईजे अपने घर आता है और बहुत सारे पैसों को जो कि उसके पास होते हैं उन्हें अपनी मॉम को देने के बारे में सोचता है ताकि उसकी माँ भी एक अच्छी जिंदगी जी सके। ईजे अपनी माँ के लिए एक लेटर लिखता है जिसके अंदर वो उन्हें ये बताता है कि ये पैसे ईजे ने जोड़े थे और उसके मरने के बाद ये सब आपके हैं। इसके बाद ईजे उन्हें देने के लिए अपनी माँ के घर जाता है जहाँ उसकी माँ रहती हैं। ईजे जैसे ही अपनी माँ के घर का दरवाजा खोलता है तो उसे बहुत दिनों बाद घर में आकर अजीब सा लगने लगता है। वो उन पैसों को यहीं छोड़ता है और यहाँ से बाहर चला जाता है। इसके बाद रात में ईजे जब कहीं जा रहा होता है तो उसके सर पर एक बड़ा सा बोर्ड गिर जाता है और ईजे यहीं मर जाता है। लेकिन तभी ईजे की नींद खुलती है और वो देखता है कि ये तो बस एक सपना था, वो बिल्कुल ठीक होता है। अब इसके बाद जब ईजे जीसू से मिलता है तो उसे कहता है कि क्या मैं आपको घर छोड़ दूं क्योंकि रात ज्यादा हो चुकी है। जीसू मान जाती है, जिसके बाद ये दोनों जीसू के घर की तरफ जाने लगते हैं। तभी ईजे उन दिनों को याद करता है जिसमें वो हर रोज जीसू के साथ घुमा करता था। यही जीसू ईजे यानी कि जांग से कहती है कि क्या तुम्हारी इस कहानी की कोई हैप्पी एंडिंग हो सकती है। इस पर ईजे जीसू से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या इस कहानी की हैप्पी एंडिंग होगी। जीसू कहती है कि मैं दिल से चाहती हूँ कि इस कहानी की कोई हैप्पी एंडिंग हो और सब कुछ अच्छा हो जाए। वो बोलती है कि तुम्हारी कहानी के मेन कैरेक्टर के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। वो अपनी जिंदगी से परेशान होकर मरा था, लेकिन मरने के बाद भी वो परेशानी है। जीसू की ये बात सुनकर ईजे को अब बहुत बुरा लगने लगता है क्योंकि जो कहानी वो जीसू को बता रहा था वो असल में उसी की कहानी थी। अब ईजे जीसू को सच बताने के बारे में सोचता है और उसे बोलता है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड भी थी जिसके साथ मैं 7 साल तक रहा था और वो मुझे हमेशा किसी के भी सामने अपना बॉयफ्रेंड कहने से शर्माती नहीं थी। यही हमें ईजे के मरने से पहले का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ एक रेस्टोरेंट में ईजे वेटर का काम कर रहा होता है। तभी यहाँ पर जीसू और उसके कुछ दोस्त आते हैं। यहाँ जीसू का एक दोस्त उसे प्रपोज करता है पर जीसू उसे बताती है कि मेरा पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है और जीसू उस आदमी को मना कर देती है। यही जीसू के सारे दोस्त जीसू से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछते हैं और तभी जीसू ईजे को वहाँ काम करता हुआ देखती है और सबको बताती है कि यही मेरा बॉयफ्रेंड है। ईजे जीसू को यही सारी कहानी बताता है और अपनी और जीसू की पुरानी बातें भी बताने लगता है और जीसू से कहता है कि जो बार बार मरने वाली कहानी मैंने तुम्हें सुनाई है वो असल में मेरी ही कहानी है और उस कहानी के मेन कैरेक्टर का नाम यानी कि मेरा नाम ईजे है। साथ ही ईजे ये भी बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हें मेरी कहानी झूठ लग रही होगी पर असलियत में मैं ईजे हूँ, तुम्हारा ईजे। ये बात सुनकर जीसू हैरान रह जाती है। जीसू को समझ नहीं आता कि वो किस तरह रिएक्ट करे। जीसू ईजे से कुछ कह पाती इससे पहले ही यहाँ पर एक कार आती है और उन दोनों को टक्कर मार देती है और इस एक्सीडेंट की वजह से जीसू मर जाती है। फिर उस कार का मालिक बाहर निकलता है और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि तेकांग कंपनी का सीईओ यानी कि वही आदमी पार्क होता है जो कि गाड़ी चला रहा था। पार्क अब कार से उतरता है और अपने लाइटर से सिगरेट जलाने लगता है। ये देखकर ईजे को याद आता है कि ये वही आदमी है जिसने सबसे पहले अपने भाई यानी कि जिनते को प्लेन में बम रखवाकर मरवाया था और फिर उसी आदमी सोंग को पैसे दिए थे ताकि वो आसमान से कूदे और जुहून की मौत भी इसी की वजह से हुई थी। और साथ ही जिस एक्सीडेंट के केस को तेसांग ने अपने ऊपर लिया था उस एक्सीडेंट को असल में पार्क नहीं किया होता है। और इस सबसे ईजे समझ जाता है कि उसकी पहले की मिली जिंदगियों में पार्क की वजह से ही हर बार वो मरा है। यही पार्क जीसू के पास आता है और देखता है कि जीसू तो एक्सीडेंट से पूरी तरह से मर चुकी है क्योंकि उसका सर कार के टायर के नीचे आ गया होता है। लेकिन यहीं पर ईजे की अभी भी थोड़ी सांसें चल रही होती हैं, मगर ये देखकर पार्क अपने हाथों से ईजे का मुंह दबाकर उसे मार देता है
और इस तरह ईजे इस बार भी इस शरीर में मर जाता है। फिर अगले सीन में हम यहाँ पर पुलिस को आते हुए देखते हैं, जो कि जांग और जीसू की बॉडी को उठाकर यहाँ से ले जाती हैं। वहीं ईजे डेथ के पास पहुंचता है और उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि पार्क ने अब उसकी गर्लफ्रेंड जीसू को मार दिया। और अब ईजे ठान लेता है कि वो पार्क को नहीं छोड़ेगा। यहीं पर डेथ काफी खुश होती है, उसे काफी मजा आ रहा होता है। और ये सब देखकर ईजे गुस्से में उठता है और उसी गन को उठाकर एक गोली डेथ के ही मार देता है।